नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिवाइंड यूट्यूब चैनल के एक नए लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के बारे में हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा मोड़ा कंप्रेसिबिलिटी के टाइम पे। कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता था, जो प्राइमरी स्टेप होता था उसका, या इनिशियल स्टेप क्या था, इनिशियल कंप्रेशन या कॉम्पैक्शन था, जिसमें पोर एयर निकल रहा था, वही कॉम्पैक्शन था। तो वो टॉपिक रह गया था, तो उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। तो कॉम्पैक्शन होता क्या है? कॉम्पैक्शन क्या होता है? कॉम्पैक्शन होता है ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स को हम आर्टिफिशियली रीअरेंज करते हैं और उनको पैक करते हैं डेंसर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट में बाई मैकेनिकल मीन्स, यानी कि कोई रोलर, रैमर, वाइब्रेटर्स, ये सब हम यूज करके उससे क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को हम क्लोजर स्टेट या डेंसर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट में हम लेके आते हैं। और ये होता क्या है, किसमें होता क्या है कि पोर एयर बाहर निकलता है, पोर एयर बाहर निकलता है। और फिर इसका क्या कहते हैं, रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये होता है कि तुम्हारा वाइड रेशियो कम होता है, वाइड रेशियो कम होगा, परमेबिलिटी कम होगी, कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। और इंक्रीज क्या क्या चीज़ें होगी? इंक्रीज होगी डिग्री ऑफ डेंसनेस, स्टेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, ये सब आपकी इंक्रीज होगी। यानी कि क्या हो रहा है कि तुम्हारी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की, वो मॉडिफाई की जा रही हैं। तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल ये तुम्हारे सॉइल के लिए अच्छा है, क्योंकि डेंसर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसकी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाएगी, बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह बढ़ जाएगी, और वाइड रेशियो वगैरह उसका कम हो जाएगा। तो इसलिए कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल किया जाता है। और अब कॉम्पैक्शन में हम देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है कि कंसोलिडेशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके थे, देख चुके हैं। कॉम्पैक्शन के बारे में हम देख लेते हैं अभी। तो कॉम्पैक्शन का जैसे आपको पता है कि वो फर्स्ट स्टेप था, और वो हैमर या रोलर या वाइब्रेटर से हो रहा था, और वो इंस्टेंट हो रहा था। जैसे हम लोड अप्लाई कर रहे थे, या मतलब हम उस पर रैमर से उसको हिट कर रहे थे, वैसे ही प्रोसेस वो अपना वो डेंस होना स्टार्ट हो जा रहा था। यानी कि क्या है, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जबकि कंसोलिडेशन क्या था, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस था। इसका मतलब यहाँ पर टाइम लग रहा था, एक लॉन्ग टाइम ले रहा था। जैसे प्राइमरी कंसोलिडेशन है, इन्फाइनेटली लॉन्ग टाइम लेता है उसको कंप्लीट होने में, उसी तरह सेकेंडरी कंसोलिडेशन भी बहुत लंबा टाइम लेता है। तो एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। कॉम्पैक्शन में क्या था, कॉम्पैक्शन में सॉइल अभी अनसैचुरेटेड ही है, क्योंकि अभी पोर एयर निकला नहीं है पूरा। कंसोलिडेशन के केस में क्या होता है कि पोर एयर पूरा निकल चुका होता है, अब सिर्फ वाटर और सॉइल ही बचता है। यानी कि सॉइल तुम्हारा कम्प्लीटली सैचुरेटेड रहता है उस केस में। कॉम्पैक्शन होता है, वॉल्यूम रिडक्शन इसमें होता है ड्यू टू एक्सपल्जन ऑफ पोर एयर की वजह से। कंसोलिडेशन में तुम्हारा जो होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन ड्यू टू एक्सपल्जन ऑफ पोर वाटर, और सेकेंडरी होता है ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। कॉम्पैक्शन में क्या होता है, स्पेसिफाइड मैकेनिकल टेक्निक्स यूज होते हैं, जैसे रोलर, रैमर, वाइब्रेटर्स वगैरह। जबकि कंसोलिडेशन में आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको लोड प्लेस कर देना है सॉइल के ऊपर, और वो टाइम के साथ अपने आप कंसोलिडेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्पैक्शन पे फेज डायग्राम पे लोड अप्लाई है। तो ये हो गया डिफरेंस कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन का। एक बार दोबारा इसको फटाफट रिवाइज कर देते हैं कि कॉम्पैक्शन क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, कंसोलिडेशन टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। कॉम्पैक्शन में सॉइल अनसैचुरेटेड है, कंसोलिडेशन में सॉइल आपका कम्प्लीटली सैचुरेटेड है, और वॉल्यूम रिडक्शन हो रहा है एक्सपल्जन ऑफ पोर एयर की वजह से। कंसोलिडेशन में वॉल्यूम रिडक्शन हो रहा है एक्सपल्जन ऑफ पोर वाटर की वजह से। और कॉम्पैक्शन में क्या है, स्पेसिफाइड मैकेनिकल टेक्निक्स यूज हो रही हैं। जबकि कंसोलिडेशन में क्या है, आप सिर्फ लोड अप्लाई करना है आपको उसके सॉइल के ऊपर बस, और अपने टाइम के साथ वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। तो ये हो गया कॉम्पैक्शन होता क्या है और डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। अब कॉम्पैक्शन के कुछ टेस्ट होते हैं। कॉम्पैक्शन पे क्या क्या टेस्ट होते हैं? दो मेन टेस्ट हैं, दो टेस्ट थे ये आपके, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट, दो टेस्ट थे। तो इसको हमने मतलब इंडिया के कंडीशन के शूट करने के लिए हमने क्या किया, इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या किया, उसको मॉडिफाई कर दिया इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के अकॉर्डिंग बना दिया लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट के हिसाब से बना दिया हैवी प्रोक्टर टेस्ट। ये IS 2720 में दिया है। अब हमें इसकी लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और हैवी लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट जो है, यही हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ हैवी प्रोक्टर लिख गया है, इसको कॉम्पैक्शन लिखना था, आप देख लीजिए।
ये हाई कॉम्पैक्शन है, यहाँ पे हैवी प्रॉक्टर लिखा है, ये हैवी कॉम्पैक्शन था। तो जैसे कि कहाँ पे ये है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फिर कॉम्पैक्शन टेस्ट में तुम्हारे मोल्ड का वॉल्यूम कितना होता है। मोल्ड का वॉल्यूम तुम्हारा होता है क्या, प्रॉक्टर टेस्ट में तुम्हारा क्या 945 सीसी है, और कॉम्पैक्शन टेस्ट जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड का है, इसमें तुम्हारा 1000 सीसी का मोल्ड लिया गया है। और नंबर ऑफ़ लेयर क्या जो छोटे मतलब लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में 3 लेयर में ली गई है, और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट और हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में आपका जो लिया गया है वो है तुम आपका 5 लेयर ऑफ सॉइल है। और ब्लो है, हर लेयर पे आपको 25 नंबर ब्लो देने हैं, मतलब 25 टाइम्स आपको हैमर से ब्लो करना है उसको 25 टाइम पे सारी लेयर को। ये सबके लिए सेम ही है। अब बाकी वेट ऑफ हैमर आपको यही वाले याद करने हैं जो लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट के हैं। जैसे ये 2.6 जैसे ये 2.6 kg है और ये आपका 4.9 kg है। वेट ऑफ हैमर आपका लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में होता है 2.6 kg और हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में होता है 4.9 kg। और हाइट ऑफ फ्री फॉल होता है 310 mm और हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में होता है 450 mm। कॉम्पैक्शन एनर्जी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं थी, बस लगभग ये 5 टाइम्स होती है लगभग, मतलब हैवी वाला जो होता है लाइट वाले से लगभग 5 टाइम्स होता है, 5 या 4.5 के आसपास। तो इसका याद कर लो। 593 इसका होता है लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट का, और 2703 होता है किलो जूल पर मीटर क्यूब हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट का। तो एक बार इसको देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मोल्ड वॉल्यूम क्या है, मोल्ड वॉल्यूम है 1000 सीसी। नंबर ऑफ़ लेयर लाइट वाले में 3, हैवी वाले में 5। ब्लो ऑन ईच लेयर 25। वेट ऑफ हैमर लाइट वाले में 2.6 kg और हैवी वाले में 4.9 kg। हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ हैमर है आपका 310 mm और आपका हैवी वाले में है 450 mm। कॉम्पैक्शन एनर्जी है 593 किलो जूल पर मीटर क्यूब, हैवी वाले में है 2703 किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो इतना ही बस पूछ सकता है इसमें टेस्ट में, यही पूछ लेता है कि कभी कभार ये हैमर वेट पूछ लेता है या हाइट ऑफ फ्री फॉल पूछ लेता है, बाकी और ज़्यादा कुछ तो पूछता नहीं है। अब जैसे हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वाटर कंटेंट निकालना होता है। करते क्या हैं हम टेस्ट में, क्या करते हैं कि जैसे टेस्ट किया उसका यूनिट वेट निकाला और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना होता है, वाटर कंटेंट निकालना होता है। तब हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट और यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट और वाटर कंटेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करते हैं, एक कर्व मिलता है, उससे फिर हम OMC निकालते हैं और गामा डी मैक्सिमम निकालते हैं। तो अब वाटर कंटेंट निकालने के लिए आपका क्या करते हैं, वाटर कंटेंट निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। जो पहले वो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में आपके आए थे, O1 वाला मेथड था, और आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड था, सैंड बाथ मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रैपिड कंप्यूटेशन चाहिए। कहीं यूज हो रहा होगा कि कहाँ कॉम्पैक्शन ज़्यादातर यूज कहाँ पे हो रहा होगा, जैसे जहाँ पे बन रहा रोड वगैरह बन रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, रैपिड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और तो रैपिड टेस्ट होता है आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड या प्रॉक्टर नीडल मेथड से। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड आप वो पहले पढ़ ही लेंगे, अभी यहाँ नहीं बताएंगे उसको, उसी समय बता देंगे। लेकिन प्रॉक्टर नीडल मेथड जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे देख लेते हैं उसको। प्रॉक्टर नीडल मेथड में क्या होता है कि हम एक नीडल होती है, प्रॉक्टर नीडल होती है, उसको हम पेनिट्रेट करते हैं उसमें सॉइल स्पेसिमेन में, और उसको पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस देखते हैं। तो पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस का कैलिब्रेट होता है वो वाटर कंटेंट के साथ कैलिब्रेट होता है। उस चार्ट से हम फिर क्या देख लेते हैं कि कितना है इसका ये वाटर कंटेंट कितना है, उस पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस के हिसाब से। और इंसर्शन जो होता है मतलब 7.5 सेंटीमीटर हम उसको इंसर्ट करते हैं। ये चीज़ हो गई प्रॉक्टर नीडल मेथड की। बस यही छोटा सा याद करना था कि ये पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस मेजर करता है वाटर कंटेंट के साथ। जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। ठीक है, बस इतना था। और बाकी अब ये इक्वेशंस होती हैं वेरियस, जैसे वो कर्व बनता है, वो ग्राफ शायद है कि नहीं इसमें, एक सेकेंड, ये ग्राफ था, ये छोटा सा ग्राफ था ना, ये शायद इसका नीचे का कट गया है, ये वाला ये ग्राफ है ना, ये नीचे वाला पोर्शन इसका कट गया है। इसमें क्या था, पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस, जैसे वो नीचे वाटर कंटेंट था, पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस जो था वो क्या है, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता जा रहा है पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस कर्व जो घटता जा रहा है। और जबकि तुम्हारा क्या, तो
ये तुम्हारा ड्राई यूनिट वेट जो होता है वाटर कंटेंट के साथ इनिशियली बढ़ता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, फिर घटता है। अब इसको देखेंगे कैसे कि ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम इसको कर्व दिखाने के लिए बता दिया। अब इसके हिसाब से कुछ चीज़ें आती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि तुम्हारा ये 0 एयर वाइड लाइन होता है या 100% सैचुरेशन लाइन होता है। तो 0 एयर वाइड लाइन क्या होता है या 100% सैचुरेशन लाइन क्या होता है? यदि आप गामा डी का फार्मूला देखे होंगे, गामा डी का फार्मूला क्या होता है? जी गामा डब्लू, वो वाला फार्मूला आपका 1 माइनस ईटा ए जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो उस वाले फार्मूले में क्या होता है, ईटा ए की जगह पे रख दो आप, ईटा जी 100% सैचुरेशन है, 100% सैचुरेशन है ना। तो गामा डी की जब वहाँ पे ईटा ए की जगह वैल्यू रख दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये गामा डी की जो वैल्यू आएगी वो 100% सैचुरेशन वाली, मतलब आप वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। 0 एयर वाइड लाइन है तो एन ए की जगह क्या रखना पड़ेगा, 0% रखना होगा। तो 1 माइनस ईटा ए की जगह 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू ऊपर बचा, नीचे 1 प्लस डब्ल्यू जी बचा। तो वही वाला ये इक्वेशन बन के आ जाता है, जी गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। ये इक्वेशन अब 0 एयर वाइड लाइन या 100% सैचुरेशन लाइन हो जाती है। और यही तुम्हारी क्या थ्योरेटिकल मैक्सिमम गामा डी भी यही होता है कि मतलब मैक्सिमम गामा डी कब होगा, जब एयर वाइड पूरे ख़त्म हो जाए, एयर वाइड 0 जब हो जाएगा या 100% सैचुरेशन जब अटेन हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, तुम्हारा ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम होगा उसी समय एट वाटर कंटेंट डब्ल्यू। तो वही हमें निकालना होता, तो वही होता तुम्हारा 0 एयर वाइड लाइन की इक्वेशन है, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। अच्छा, अभी क्या होता है कि जैसे 0 एयर वाइड लाइन है और 100% सैचुरेशन लाइन है, ये एक ही हो गई। क्योंकि क्या होता है, आप ये फार्मूला आपको तो पता ही होगा कि S प्लस ए जो होता है, ए प्लस एस क्या होता है आपका, ए प्लस एस इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, पोरोसिटी होता है ना। ए एस प्लस ए पोरोसिटी तो होता है, क्योंकि एस क्या होता है, बी डब्ल्यू बाई वी वी। और आपका ये जो आपका जो क्या कहते हैं, ए वाला क्या होता है, ए वाला होता है वी ए बाई वी वी। तो आपका क्या आ जाता है, आपका क्या आ जाता है तुम्हारा वी वी बाई, गलत हो गया, एक सेकेंड। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका यही तो होगा कि कितना वाटर है, यानी बी डब्ल्यू बाई वी वी। और आपका जो एयर कंटेंट होगा, एयर कंटेंट क्या होगा, वी ए बाई वी वी। तो बी डब्ल्यू और वी वी तुम्हारा क्या हो गया, बी डब्ल्यू प्लस वी वी इक्वल टू हो गया तुम्हारा बी डब्ल्यू प्लस बी ए इक्वल टू हो गया वी वी अपॉन बी वी क्या हो गया आपका 1 आ गया, यानी एस प्लस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मैं पहले गलत बोल गया था उसमें, क्योंकि मैं वो वाला इक्वेशन याद कर रहा था जो आपका ये वाला होता है, ईटा ए इक्वल टू होता है एन इंटू ए सी जो होता है, ईटा ए इक्वल टू एन इंटू ए सी होता है ना, वो परसेंटेज एयर वाइड इक्वल होता है पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट तुम्हारा जो होता है वो होता है। तो वो वाला फार्मूले की वजह से दोनों डिस्प्लेस हो गया, कोई बात नहीं। तो एस प्लस ए इक्वल टू 1 होता है। तो जब एस ये हमारा ए इक्वल टू जब तुम्हारा 0 होगा तो एस इक्वल टू जाहिर तौर पर 100 होगा। लेकिन ये तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा 85% है, 100 ये तुम्हारा क्या बोलते हैं यार, ये तुम्हारा ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन 85% है। तो तुम्हारा एयर वाइड कितना होगा, परसेंटेज एयर वाइड कितना होगा, परसेंटेज एयर वाइड के लिए क्या होगा, पहले एयर कंटेंट निकालो, एयर कंटेंट निकालोगे तो तुम्हारा क्या होगा, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15% के लगभग 15% आ जाएगा ए सी इक्वल टू। लेकिन ईटा ए जो होता है तुम्हारा, यानी कि परसेंटेज एयर वाइड जो होता है वो क्या होता है, एन इंटू ए सी होता है। तो एन की वैल्यू भी तो कुछ ना कुछ होगी 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 से बड़ी और 1 से छोटा होगा, एक वैल्यू होगी कोई। इसका मतलब क्या आएगा, वो जो परसेंटेज एयर वाइड होगा वो उससे छोटी वैल्यू आएगी 15% से। इसका मतलब ये होगा कि 85% सैचुरेशन लाइन जो है वो 15% एयर वाइड लाइन के बराबर नहीं होगी, मतलब वो दोनों सेम चीज़ें नहीं होंगी। उसी को समझाने के लिए इतना हाच पाँच हो गया, कोई नहीं। हाँ तो ठीक है, मेन ये था कि 85% सैचुरेशन लाइन है वो सेम नहीं है 15% एयर वाइड लाइन के। और नॉर्मल सॉइल्स में जो आपका गामा डी अटेन होता है वो होता है 85 to 90% ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे।
नॉर्मल सॉइल्स में गामा डी मैक्स अटेन होता है आपका 85 to 95% ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे। क्यों? क्योंकि आपका जो होता है, जैसे कोई हैमर या वाइब्रेटर, आप हैमर वगैरह यूज करो या रैमर यूज करो, जैसे आप एक बार आपने ब्लो किया, उसके बाद जैसे हटाओगे तो फिर कुछ ना कुछ एयर फिर से एंटर कर जाएगा, तो आपको 100% वो अटेन नहीं होगा, मतलब 100% एयर वाइड पूरे ख़त्म नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उसमें रह जाएगा एयर वाइड। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें जो थ्योरेटिकल गामा डी मैक्सिमम होता है वो अटेन नहीं होता है, हमें जो नॉर्मल सॉइल में अटेन होता है गामा डी मैक्सिमम वो होता है 85 to 95% ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे। अब एक टर्म आती है रिलेटिव कॉम्पैक्शन। रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होती है? रिलेटिव कॉम्पैक्शन होती है कि आपका लैब में तो आपकी जो मैक्सिमम गामा डी आई है उसके करस्पॉन्डिंग फील्ड पे कितना आप अचीव कर पा रहे हैं, वो आता है रिलेटिव कॉम्पैक्शन। रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता है गामा डी ऑफ फील्ड अपॉन गामा डी मैक्सिमम ऑफ लैब इंटू 100 इक्वल टू इसको, और गामा डी को आपको जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E से आप रखेंगे तो फार्मूला ये आगे बन के आ जाएगा 1+E मिनिमम अपॉन 1+E इंटू 100। तो आर सी इक्वल टू हो गया तुम्हारा गामा डी फील्ड अपॉन गामा डी मैक्सिमम ऑफ लैब इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 1+E मिनिमम अपॉन 1+E इंटू 100। और आर सी का एक आई डी के टर्म में भी फार्मूला होता है, यानी कि डेंसिटी इंडेक्स के टर्म में भी फार्मूला होता है। वो क्या होता है? आर सी इक्वल टू क्या होता है 80 + 0.2 आई डी, और 80 + 2 आई डी यहाँ पे परसेंटेज में है। तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं कॉम्पैक्शन को। तो फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन में 3 मुख्य चीज़ें हैं। 3 क्या क्या चीज़ें हैं? पहला है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट का क्या इफेक्ट होता है, हमने वो ग्राफ देखा ही था। वाटर कंटेंट एक तरह से ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। ल्यूब्रिकेशन का इस तरह से काम करता है कि जब आप क्या कहते हैं वो कॉम्पैक्शन करते हैं, या रैमर या वाइब्रेटर या रैमर यूज करते हैं या आप हैमर यूज करते हैं, तो क्या होता है कि जब वाइब्रेशन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ये लुब्रिकेशन जब होता है, जब लुब्रिकेशन प्रेजेंट होगा तो क्लोजर स्टेट ऑफ कांटेक्ट में आने में उसको सहायता मिलेगी। तो अब ये लुब्रिकेशन एक मैक्सिमम वैल्यू तक होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने क्या कहते हैं वाटर कंटेंट पहले कुछ था, फिर थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा लुब्रिकेशन बढ़ा, फिर बढ़ाया, फिर लुब्रिकेशन बढ़ा, फिर बढ़ाया, फिर लुब्रिकेशन बढ़ा, एक टाइम पे आपका मैक्सिमम लुब्रिकेशन अटेन हो जाएगा। उस समय फिर आपका गामा डी मैक्सिमम भी आ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या करेगा, सॉइल जो होगा, ये वाटर जो है, वाटर उसके बाद अब मैक्सिमम लुब्रिकेशन वाला काम हो चुका है। अब उसके बाद जो वाटर आप एक्स्ट्रा उसके बाद ऐड करोगे तो क्या होगा, वो सॉइल सॉलिड को आकर रिप्लेस ही तो करने लगेगा, कि वो सॉइल सॉलिड की जगह पे आने लगेगा। तो सॉइल सॉलिड की जगह पे आने लगेगा तो आपको ये पता ही है गामा डी जो होता है वो गामा डब्ल्यू से ज़्यादा होता है। अब तुम्हारा जब वाटर आने लगा तो गामा डब्ल्यू आपको मिलने लगा, तो गामा डब्ल्यू मिलेगा आपको, तो क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो वही डेंसिटी पे फ़र्क आपका दिखता है कि आपका ये बेल शेप्ड में, एक घंटी शेप्ड में आपका ये ग्राफ मिलता है कि आपका जैसे वाटर कंटेंट शुरुआत में आप बढ़ाते हैं तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ता है, आपका गामा डी मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पे लुब्रिकेशन आपका मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, फिर फर्दर वाटर कंटेंट इंक्रीज करने पे, क्योंकि वो फिर सॉइल सॉलिड को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हो गया वाटर कंटेंट का। दूसरा होता है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन का। तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन में क्या होता है, आप ज़्यादा कॉम्पैक्टिव इफर्ट अप्लाई करेंगे। जैसे लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट कर रहे थे तो लाइट कॉम्पैक्शन के बजाय आपने स्विच किया हैवी कॉम्पैक्शन पे, तो आपका जब कॉम्पैक्टिव इफर्ट बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा, वर्क बढ़ेगा, यानी कि कितना जूल आप वर्क कर रहे हैं वो बढ़ेगा। तो जब आपका वर्क बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, ज़्यादा डेंसर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट में वो आएगा। ज़्यादा डेंसर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट में आएगा तो आपका गामा डी मैक्सिमम बढ़ेगा और आपका OMC घटेगा, जो कि आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। अब इसमें ग्राफ मैंने बनाया नहीं है क्योंकि ग्राफ ज़रूरत भी नहीं थी इतना ज़्यादा, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इतना सफिशिएंट है कि डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन बढ़ता है, यानी कॉम्पैक्टिव इफेक्ट बढ़ता है तो आपका मैक्सिमम गामा डी जो होता है वो बढ़ता है और OMC कम होता है। और तीसरा है टाइप ऑफ सॉइल। अब टाइप ऑफ सॉइल का आपको पता ही, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है कि आपका वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल है और उसमें फाइन पार्टिकल ऐड है। तो वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल है, उसमें फाइन पार्टिकल ऐड, फाइन पार्टिकल क्या होंगे, वाइड्स में उसके चले जाएंगे, तो क्या होगा, डेंसर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट में ये ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो इसका गामा डी मैक्सिमम जो होता है, इसका गामा डी मैक्सिमम जो होता है मैक्सिमम होता है और OMC इसका लोअर होता है। और यदि इसमें फाइननेस बढ़ाते जाओ, फाइननेस बढ़ाओगे तो क्या होगा, वाइड बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ तक फाइन पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, फाइन पार्टिकल्स फाइन वाले सॉइल में वाइड ज़्यादा होते हैं। ये तो पता ही होगा आपको, वाइड रेशियो ज़्यादा होता है फाइन सॉइल्स में, फाइन पार्टिकल्स में। तो जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ फाइननेस बढ़ाओगे आपका गामा डी मैक्सिमम यानी कि ड्राई डेंसिटी आपका जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वो घटेगी। और एक चीज़ है पुअरली ग्रेडेड सॉइल।
पुअरली ग्रेडेड सॉइल जो होता है, पुअरली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल जो होता है, उसमें क्या होता है, यदि आपका पुअरली ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोलते हैं, मतलब एक ही टाइप के सॉइल हैं, एक ही टाइप के जब सॉइल होते हैं तो अब क्या होता है, वो आप में वाइड बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको जो वाइड को फिल करने के लिए और छोटे पार्टिकल आपके पास है नहीं, डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल, क्योंकि जब डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल होते हैं ग्रेडेशन में, तो आपको जैसे बड़े पार्टिकल से जो वाइड बना उसमें उससे छोटा वाला पार्टिकल गया, उससे जो वाइड बना उन छोटे वालों से उससे छोटे वाले फिल कर दिए, तो ऐसे ऐसे करके वो सारे वाइड्स ज़्यादा डेंसर स्टेट ऑफ, मतलब सारे पार्टिकल ज़्यादा डेंसर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। जबकि पुअरली ग्रेडेड में क्या होता है, पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में आपका क्या होता है कि आपके एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो सारे वाइड्स को भरने के लिए कोई है नहीं उनके पास, तो इसलिए उनका गामा डी मैक्सिमम जो होता है, ड्राई डेंसिटी जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो होती है वो मिनिमम आती है, क्योंकि ज़्यादा वाइड छूट जाते हैं। अब आपका फाइन ग्रेन है, मतलब सिर्फ फाइन ग्रेन पार्टिकल्स का देखें तो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स का कोर्स ग्रेन के कंपैरिजन में क्या होता है, गामा डी तो आपका लोअर होता है और हायर ओएमसी होता है, क्योंकि क्या होता है, इनकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है, प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है तो गामा डी कम होता है और फिर ओएमसी बढ़ता है। अब एक चीज़ है सैंड के लिए, एक अलग चीज़ है, सैंड का हम बल्किंग भी पढ़ेंगे बाद में, वो हम पहली यूनिट में पढ़ेंगे। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि सैंड का कॉम्पैक्शन का तरीका क्या है। जैसे सैंड के लिए वाइब्रेटर भी यूज होता है, लेकिन जो सैंड के लिए बेस्ट मेथड है वो है फ्लडिंग टेक्निक, मतलब कि आप उस पर वाटर भर दो, मतलब पानी भर दो उसके ऊपर, अपने आप ही वो डेंसर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट सैंड के लिए होता है फ्लडिंग टेक्निक। अब आ जाते हैं हम कौन कौन से, चौथा होता है टाइप ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कौन से इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, ये भी इफ़ेक्ट करेगा आपका कॉम्पैक्शन पे। तो कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं भाई, रोलर होते हैं, रोलर होता है, रैमर होता है और वाइब्रेटर होता है। तो रोलर कहाँ यूज होता है, मतलब रोलर में भी कई 3 टाइप के रोलर हैं। तुम्हारा स्मूथ व्हील्ड रोलर है, स्मूथ व्हील्ड रोलर आपने वो देखा होगा रोड पे चलते हुए, जो बहुत बड़े से रोलर होते हैं, जो रोड पे चलते हैं वो गिट्टी तोड़ते हुए, वो वाले होते हैं स्मूथ व्हील्ड रोलर, चिकने से जो होते हैं। और एक होता है सी फुट रोलर, ये आपने नहीं देखा होगा, या देखा होगा कहीं उस पर कोई नया हाईवे वगैरह बन रहा होगा। और एक होता है न्यूमेटिक टाइप रोलर होता है। तो अब इनकी क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या, मतलब कैसे वर्क करता है, ये देखते हैं। तो स्मूथ व्हील रोलर जो होता है आपका, वो क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। और ये अच्छा किसके लिए होता है, ये होता है स्टोन के लिए, ग्रेवल के लिए, रॉक के लिए। आपने इसको देखा भी होगा कि भाई स्टोन, रोड पे स्टोन, ग्रेवल, रॉक रहता है, उसी को ये प्रेशर लगा के तोड़ता रहता है स्मूथ व्हील रोलर। तो अब यूज कहाँ होता है, पेमेंट कंस्ट्रक्शन में। तो पहला वाला तो ईजिली हो गया। सेकंड वाला क्या, सी फुट रोलर क्या करता है, नीडिंग करता है। सी फुट मतलब ये बकरी के खुर्ज, इसके भेड़ के खुर्ज जैसे रहते हैं, इसके उसमें निकले रहते हैं, तो यानी ये नीडिंग एक्शन करता है। नीडिंग मतलब गूँथना वाला। तो ये यूज कहाँ होता है, कोहेसिव सॉइल्स में यूज होता है, यानी क्लेज में यूज होता है। कोहेसिव सॉइल या क्ले में यूज होता है। क्ले यूज कहाँ होता है, क्ले यूज होता है जो आप अर्दन डैम बनाते हो, अर्दन डैम बनाते टाइम पे जो कोर होता है उसमें क्ले यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि अर्दन डैम में आपको क्या चाहिए, डैम बना रहे हो तो आपको क्या चाहिए कि उसके बॉडी के अंदर से वाटर ना पास करे। तो इसलिए क्या होगा, परमेबिलिटी आपको बहुत लो चाहिए, और सबसे लो परमेबिलिटी किसकी होती है, क्ले की होती है। तो आप क्ले लोगे कोर ऑफ अर्दन डैम बनाने के लिए, और फिर उसके लिए रोलर कौन सा चाहिए, सी फुट रोलर, ठीक है। और एक चीज़, एक एडिशनल पॉइंट है कि कोर मेकिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, सॉल्टी वाटर यूज करते हैं, क्योंकि सॉल्टी वाटर में Na पॉजिटिव होता है। Na पॉजिटिव जो क्या करता है, मॉन्ट मोरलोनाइट में जो आपके स्पेस होते हैं उनमें जाके फंस जाता है और परमेबिलिटी को और डिक्रीज कर देता है। तो एक चीज़ हमारा ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी हमें पता चल गया। तीसरा होता है न्यूमेटिक टाइप रोलर में क्या होता है, ऊपर के दोनों प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाती हैं, मतलब प्रेशर भी अप्लाई करता है और नीडिंग भी करता है। तो ये अब सबसे दोनों टाइप, यदि इसने प्रेशर को भी और नीडिंग वाले दोनों प्रॉपर्टीज़ को ले लिया तो सारे टाइप के सॉइल के लिए यूज कर सकते हो इसको। तो ये अप्लीकेबल है ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए। तो जहाँ बहुत वैल्यूएबल कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपका एयरफील्ड हो गया, आपके कोई अच्छा हाईवे हो गया, एक्सप्रेस वे हो गया, या होमोजीनियस डैम हो गया, तो यहाँ पे यूज होता है ये, मतलब हाई वैल्यू वाले पे, एयरफील्ड, हाईवे, होमोजीनियस डैम, यहाँ पे न्यूमेटिक टाइप रोलर यूज होता है। अब दूसरा आपका हो गया रैमर। तो रैमर क्या करता है, रैमर होता है आपका जो आप वो क्या कहते हैं, आपका लकड़ी में जो नीचे लगे रहते हैं ऐसे ऐसे आप
उसमें लगे नहीं रहते, लोहे का लगा रहता है, आप उसको ऊपर से पकड़ो, मारो नीचे, फट 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 फट। तो ये घरों में यूज होता है, जो रैमर ही रहता है वो, जैसे किसी का घर वर बनता रहता है तो उसमें कॉम्पैक्ट करने के लिए अंदर सॉइल को हम रैमर यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है, हम इम्पैक्ट ही तो मार रहे थे, हम फट ऊपर से गिराते रहते हैं तो इम्पैक्ट ही तो लगता है। तो रैमर क्या होता है, रैमर इम्पैक्ट इम्पार्ट करता है। ये ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यूज कहाँ पे होता है, कन्फाइंड एरिया। कन्फाइंड एरिया बताए थे, जैसे आपका ये घर बन रहा है तो घर में तो रोलर चलवा नहीं देंगे, तो एक कन्फाइंड एरिया में रैमर यूज हो सकता है। या फिर बिहाइंड रिटेनिंग वाल, कोई आपका रिटेनिंग वाल बन रही है, उसके पीछे आपको क्या कहते हैं कॉम्पैक्शन करना, तो रैमर यूज कर सकते हैं, बाकी और कुछ तो यूज नहीं हो पाएगा। या बेसमेंट की वाल है, बेसमेंट वाल है, वो वहाँ के उसके आसपास आपको सॉइल है तो वहाँ पे कॉम्पैक्शन करना है तो रैमर यूज होगा। तो रैमर होता है जहाँ पे एरिया कंस्टेंट है, अप्लीकेबल ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए, लेकिन जहाँ कंस्टेंट है, एरिया कंस्टेंट है, नहीं कम एरिया, जैसे कन्फाइंड एरिया हो गया, बिहाइंड रिटेनिंग वाल और बेसमेंट वाल। और उसके बाद तीसरा हो गया वाइब्रेटर। तो वाइब्रेटर क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। और अब वाइब्रेशन यानी अब 21 सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, ये है सैंड के लिए, सैंड के लिए अच्छा होता है। अब सैंड का यूज कहाँ होता है, सैंड का ये सैंड की प्रॉपर्टी होती है कि क्या होता है, सैंड में जो होता है स्टोरेज की क्षमता अच्छी होती है। मतलब कि जैसे आप ऑयल करना हो स्टोर, या वाटर स्टोर करना हो, क्योंकि स्टोर भी कर अच्छे से कर सकता है, और फिर आपको यदि उसको दोबारा उसे एक्सट्रैक्ट करना है तो भी आसान होता है। तो इससे एम्बैंकमेंट ऑयल स्टोरेज वगैरह बनाए जाते हैं सैंड से, तो उसमें फिर वाइब्रेटर यूज होता है। तो ये हो गया आपका फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। कौन कौन से फैक्टर हो गए, वाटर कंटेंट हो गया, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन हो गया, टाइप ऑफ सॉइल हो गया, टाइप ऑफ इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, ये हो गए फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। अब एक चीज़ और हमारा क्या बचा कि कौन कौन सी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को कैसे कैसा इफेक्ट डालता है कॉम्पैक्शन। हमने शुरू में देखा था कि भाई बहुत सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर रहा था, तो हम देखेंगे एग्जैक्टली किस किस को करता है, क्या क्या चीज़ करता है। तो पहला है स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल में क्या है कि स्ट्रक्चर कौन कौन से सॉइल के होते थे, मतलब एक जो हम क्ले में देखते हैं तो क्या होता है, एक फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर होता था और एक होता था तुम्हारा फ्लोकुलेंट होता था और एक होता डिस्पर्स्ड। तो फ्लोकुलेंट क्या होता है, ड्राई, या तुम्हारा जो फ्लोकुलेंट बनता है वो होता है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड पे। यानी क्या होता है, हमने जैसे एक सेकेंड, बस इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो इस वाले कर्व में देखते हैं हम क्या होगा, वाटर कंटेंट के साथ आप क्या क्या होता है, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, गामा डी बढ़ रहा है, उसके बाद फिर कम हो रहा है। तो OMC के इस साइड, जो OMC के लेफ़्ट साइड पे जो है वो है आपका, OMC के लेफ़्ट साइड पे, इस साइड पे आपका है ड्राई और ऑप्टिमम, और OMC की दूसरी साइड पे आपका है आपका बेट ऑफ ऑप्टिमम। तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम हो गया और आपका हो गया बेट ऑफ ऑप्टिमम साइड। तो अब इसमें क्या होता है कि जो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड होगा उसमें क्या होगा, मोर रैंडम ओरिएंटेशन होगा, क्योंकि अभी क्या वाटर कम है, तो क्या होगा ओरिएंटेशन अभी उसका रैंडम ज़्यादा होगा, उसका ज़्यादा रैंडम होगा। तो उस समय क्या होगा, स्ट्रक्चर जो आपका होगा फ्लोकुलेटिंग मिलेगा। और दूसरी साइड जो आपका होगा बेट ऑफ ऑप्टिमम साइड में आपका जो मिलेगा वो आपको मिलेगा ज़्यादा ओरिएंटेड होगा, सॉइल जो होगा आपका ओरिएंटेड होगा, और वो मिलेगा आपको डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो यानी कि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड पे आपको मिलेगा फ्लोकुलेटिंग स्ट्रक्चर, बेट ऑफ ऑप्टिमम साइड पे आपको मिलेगा डिस्पर्स स्ट्रक्चर। परमेबिलिटी में क्या होता है, परमेबिलिटी तुम्हारी क्या होती है, अब फ्लोकुलेटिंग क्या था, मोर रैंडम था, यानी कि इसमें वाइड्स क्या कहते हैं, वाइड्स बड़े बड़े होंगे, तो परमेबिलिटी क्या होगी, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड पे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बेट ऑफ ऑप्टिमम साइड। तो दो प्रॉपर्टी निकल गई। तीसरा देखते हैं स्वेलिंग। अब स्वेलिंग में क्या होता है कि स्वेलिंग होता क्या एग्जैक्टली, स्वेलिंग में हम देखते क्या है कि जब वाटर आएगा, मतलब रेनी सीजन में जो वाटर आएगा तो कौन ज़्यादा स्वेल करेगा। तो हम देखते हैं कि वाटर डेफिशिएंसी अभी किस में हायर वाटर डेफिशिएंसी, मतलब वाटर की कमी किस में ज़्यादा है। वाटर की कमी जो है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड में ज़्यादा है। तो वाटर की कमी ज़्यादा, तो जो वाटर आएगा तो सबसे ज़्यादा वाटर लेगा भी यही ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड, जिसके पास ज़्यादा कमी हो ज़्यादा वाटर लेगा। तो क्या होगा, स्वेलिंग भी उस साइड ज़्यादा होगी। तो इसलिए क्या होता है, स्वेलिंग मोर होता है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड पे, क्योंकि वहाँ हायर वाटर डेफिशिएंसी है। और जब वाटर रेनी सीजन में आएगा तो ज़्यादा स्वेल करेगा ये। तो हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल होगा, परमेबिलिटी हो गया, स्वेलिंग हो गया। अब आ जाते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी में अब इस प्रॉपर्टी को हम दो बार तोड़ के पढ़ेंगे कि जब स्ट्रक्चर आपका ब्रोक हो गया है एक बार, मतलब क्या होता है, फ्लोकुलेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि हेड टू फेस अरेंजमेंट होता है। तो
अब आपका इसका क्या होता है कि ये जब तक ब्रेक नहीं होता है पार्ट, ये वाला जब तक ब्रेक नहीं होता स्ट्रक्चर, तब तक तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है तुम्हारी इधर कम रहती है ड्राई ऑप्टिमम साइड पे। लेकिन जब ब्रोक हो जाएगा स्ट्रक्चर, यानी कि हायर स्ट्रेस लेवल पे जब स्ट्रक्चर ब्रोक हो जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा उस समय कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ड्राई ऑप्टिमम साइड पे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर था आपका फ्लॉकुलेटिंग स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे बने होते हैं आपके हेड फेस ऐसे ऐसे बने होते हैं, मतलब ऐसे रैंडम ओरिएंटेशन होता है। जबकि डिस्पर्स्ड का होता है, डिस्पर्स्ड ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब लाइन से ऐसे, जैसे आपको एक के ऊपर एक ऐसे बैठते चले गए। ये आपका इधर वाला ये डिस्पर्स था, ये फ्लॉकुलेटिंग था। तो फ्लॉकुलेटिंग में आप देख रहे होंगे कि फ्लॉकुलेटिंग में जो आपका है, जब ये वाला स्ट्रक्चर आपका टूटेगा तो क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी फ्लॉकुलेटिंग में एज़ कम्पेयर टू डिस्पर्स्ड, ये हायर स्ट्रेस लेवल पे होगा। और उसी तरह शियर स्ट्रेंथ भी है। शियर स्ट्रेंथ में क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ भी ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड पे तुम्हारा ज़्यादा होगा, लेकिन जब स्ट्रक्चर ब्रोक होगा। लेकिन स्ट्रक्चर ब्रोक होता है काफ़ी, मतलब क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पे ब्रोक होता है, तो उसमें बोल सकते हैं कि ड्राई ऑप्टिमम साइड पे ज़्यादा है। लेकिन यदि कोई पूछे स्पेसिफिकली कि जब ब्रोक हो जाएगा स्ट्रक्चर तो किसका ज़्यादा होगा, तो फिर बेटा ऑप्टिमम साइड पे ज़्यादा हो जाएगा। और जो ब्रोक होगा तो ये ब्रोक कैसा होगा, ब्रिटल फेल्योर होगा। अब पोर वाटर प्रेशर तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा पोर वाटर प्रेशर होगा क्या, जिधर वाटर क्या कहते हैं ज़्यादा होगा उधर पोर वाटर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो वाटर ज़्यादा किधर था, वाटर ज़्यादा था तुम्हारा बेटा ऑप्टिमम साइड पे। यहाँ ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड पे तो क्या था, वाटर डेफिशिएंसी थी। तो वाटर की डेफिशिएंसी है तो उधर वैसे ही पोर वाटर प्रेशर कम होगा एज़ कम्पेयर टू बेटा ऑफ ऑप्टिमम साइड पे। और उसके बाद लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम श्रिंकेज वाले पे। तो श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज होता है कि मतलब हम जब इसमें वाटर आया, मॉइस्ट हुआ सॉइल, उसके बाद यदि ड्राई हो रहा है तो ड्राई होने के बाद उसके वॉल्यूम में कितनी कमी आ रही है, ये होता है श्रिंकेज। तो श्रिंकेज में क्या है, वाटर जो ड्राई ऑप्टिमम साइड में है उसमें पहले से मॉइस्चर कम है, तो उसमें मॉइस्चर जब कम है तो मॉइस्चर ही तो उड़ेगा ड्राई करते टाइम पे, तो क्या होगा उसकी वजह से जो वॉल्यूम की कमी आएगी, कम आएगी एज कम्पेयर टू बेटा ऑप्टिमम साइड पे। तो इसलिए ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड पे आपका जो होगा श्रिंकेज भी कम होगा। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड पे फ्लॉकुलेटिंग था, बेटा ऑफ ऑप्टिमम साइड पे डिस्पर्स था, परमेबिलिटी आपकी ड्राई वाले साइड पे ज़्यादा थी, स्वेलिंग ड्राई वाले साइड पे ज़्यादा थी क्योंकि हायर वाटर डेफिशिएंसी था। कंप्रेसिबिलिटी जब स्ट्रक्चर ब्रोक हुआ तो ड्राई वाले साइड पे ज़्यादा है। शियर स्ट्रेंथ तुम्हारा ड्राई वाले साइड पे ज़्यादा है। पोर वाटर प्रेशर ड्राई वाले साइड पे कम है। श्रिंकेज ड्राई वाले साइड पे कम है। तो कौन कौन सा ड्राई वाले साइड पे कम है वो अलग से देख लो, बाकी सारे ड्राई वाले साइड पे ज़्यादा ही हैं। तो आपका जो पोर वाटर प्रेशर है और श्रिंकेज है यही आपका ड्राई वाले साइड पे कम है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं जैसे परमेबिलिटी हो गया, स्वेलिंग हो गया, और कंप्रेसिबिलिटी हो गया, शियर स्ट्रेंथ हो गया, ये सारी जो हैं ये चार ड्राई वाले साइड पे ज़्यादा हैं। ये चार आपके ड्राई वाले साइड पे ज़्यादा हैं, ये चार ड्राई वाले साइड पे ज़्यादा हैं और ये दोनों ड्राई वाले साइड पे कम है। तो ऐसे याद कर लोगे आपका आसान रहेगा कि भाई पोर वाटर प्रेशर और श्रिंकेज ये ड्राई वाले साइड पे कम होता है, बाकी सारे ड्राई वाले साइड पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो नहीं भी याद रहेगा तो भी आप आराम से टैकल कर लोगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। थोड़ा सा आज के लेक्चर में फंबल हो गया होगा क्योंकि मैं एक जगह कहीं फंस गया था, तो कोई बात नहीं, होता रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, और थैंक यू। और आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अपने कॉलेज ग्रुप, दोस्तों ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर वगैरह कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। आपका ही चैनल है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नया टॉपिक लेके। तो ठीक है, मिलते हैं। कल कौन सा दिन है, संडे है, तो कल रखेंगे छुट्टी, मंडे को मिलते हैं। ठीक है, तो मंडे को मिलते हैं किसी और एक नए लेक्चर के साथ सॉइल मैकेनिक्स के। और बाकी कोई और लेक्चर आपको पढ़ना हो तो आप बताइएगा। धन्यवाद।